नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कॉन्सेप्ट एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। और हम डिस्कस कर रहे थे आपका भारत का इतिहास। वैकल्पिक प्रश्न श्रृंखला चल रही थी, तो आज डिस्कस करेंगे टॉपिक जो है वह है दिल्ली सल्तनत मध्यकालीन भारत में आता है। तो पहला क्वेश्चन लिखा, तुगलक वंश के किस शासक ने राजधानी दिल्ली से देवगिरी स्थानांतरित की थी? तो ये थे मोहम्मद बिन तुगलक। देवगिरी का नाम दौलताबाद रख देते हैं ये, ठीक है ना। गयासुद्दीन तुगलक संस्थापक है और पिता हैं किसके? मोहम्मद बिन तुगलक के। और मोहम्मद बिन तुगलक का चचेरा भाई है फिरोज शाह तुगलक। और ये भी याद रखना है कि ये अपनी नहर प्रणाली के लिए फेमस थे तुगलक। और दिल्ली सल्तनत में सबसे ज़्यादा समय तक शासन करने वाले शासक भी कौन थे? तुगलक ही थे, ये आपने याद रखना है। बलबन आपका बोल सकते हैं गुलाम वंश से संबंधित है, ठीक है। 5 ऐसी योजनाएं जो मोहम्मद बिन तुगलक को एक पढ़ा लिखा मूर्ख बनाती हैं, वाइजेस्ट फूल बनाती हैं। तो वो थी, एक था दोआब में राजस्व की वृद्धि कर देना। दोआब मतलब गंगा यमुना क्षेत्र के बीच का जो बोल सकते हैं उपजाऊ भूमि है, वहाँ पर क्या लगा देते हैं? टैक्स लगा देते हैं, काफ़ी बड़ी मात्रा में लगा देते हैं। इसका कारण आगे जाके आपको पता लगेगा कि एक खुरासान अभियान है और एक कराचल अभियान है। वहाँ पे बड़ी मात्रा में सेना भेजी जाती है और सेना को आपको क्या देना पड़ेगा? वेतन देना पड़ेगा। तो उसके लिए टैक्स बहुत ज़रूरी है लेना। पर टैक्स भी उस समय लगाते हैं जब वहाँ पर क्या पड़ जाती है आपकी, बोल सकते हैं अकाल पड़ जाता है। और अकाल पड़ जाता है तो किसान, पहली बार ऐसा देखने को मिलता है कि जो पढ़ने में मिलता है कि किसान खेती बाड़ी क्या करते बंद कर देते हैं। तो पूरी तरीके से ये योजना क्या हो जाती है आपकी फेल मानी जाती है। राजधानी परिवर्तन करते हैं, तो दिल्ली से कहाँ ले जाते हैं? राजधानी दौलताबाद ले जाते हैं, नई राजधानी। अच्छा, जो थे तो लोगों को बलपूर्वक दिल्ली से दौलताबाद ले जाया जाता है, ऐसा कहा जाता है। कारण क्या था? तो लिखा हुआ है दक्षिण प्रांतों पर प्रभावी नियंत्रण और दूसरा था मंगोल आक्रमण से सुरक्षा। तो ये आपने याद रखना है। अब होता क्या, देवगिरी जो दक्कन में स्थित था, वहाँ पर इस्लामी संस्कृति का केंद्र बन जाता है, ये फायदा जरूर होता है। और अनेक विद्वान संत और सूफी देवगिरी जाकर क्या होते हैं? बस जाते हैं। आगे लिखा, विद्रोह के कारण शीघ्र ही दक्षिण क्षेत्र सल्तनत से बाहर हो गए थे। देवगिरी को राजधानी बनाने का औचित्य समाप्त हो गया था और 1335 में वापस बोल सकते हैं दिल्ली को राजधानी बना दिया जाता है। और इस कारण से जो लोग थे वो आने जाने में काफ़ी ज़्यादा उन्हें कष्ट भोगना पड़ता है। फिर आता है सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन। चांदी की कमी पड़ जाती है उस समय, ये आपने याद रखना, चांदी की कमी। और जिसके कारण पीतल और कांसे जैसी मुद्राओं का प्रचलन मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा चलाया जाता है। पीतल की मुद्रा स्टार्ट करने वाला शासक भी कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक ही था। और ये क्या कर देता है कि मुद्रा का जो रखता है, रेट रखता है कांसे और पीतल का, वो चांदी के बराबर रख देता है। इससे होता क्या है, लोग इसे घर में बनाने स्टार्ट करते हैं, जिससे राजस्व को काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचता है। खुरासान अगर देखा जाए तो खुरासान अभियान चलाया जाता है वहाँ के शासक अबू सैद के साथ खिलाफ, जिसके लिए मिस्र के सुल्तान और जो ट्रांसऑक्सिनिया के शासक रहते हैं तरवासरीन, उनके साथ एक त्रिमैत्री संघ बनाते हैं, जिसमें लगभग 3,70,000 सैनिक ये वहाँ पर भेज देते हैं। बाद में क्या होता है, मैत्री संघ टूट जाता है और इस सेना पर जो क्या होता है, वे क्या हो रहता है, वो व्यर्थ चला जाता है। एक आता है कराचल अभियान। तो ये कांगड़ा और कुमाऊं के बोल सकते हैं पहाड़ी रीजन में चलाया जाता है। भौगोलिक परिस्थितियाँ कैसे नहीं रहती, बोल सकते हैं ये विपरीत रहती हैं। और इससे क्या होता है कि सेना को काफ़ी ज़्यादा अत्यधिक हानि होती है। और फ़ायदा इसलिए नहीं होता क्योंकि वहाँ का शासक क्या कर देता है, बाद में जाके क्या कर देता है, आधिपत्य स्वीकार कर ही लेता है और एक निश्चित धनराशि देने का वादा कर देता है। तो इससे ये पता लगता है कि शायद से शुरुआत में अगर एमबीटी बात कर लेते तो सेना भेजने की वहाँ पर जरूरत ही नहीं पड़ती। तो तुगलक वंश जो देखा जाता है मेनली 1321 से 1398 देखा जाता है। हालांकि कई जगह लिखा हुआ है कि आपका ये चल जाता है कहाँ तक, 1413 तक भी जाता है। पर तब तक क्या हो जाता है, 1398 में तैमूर का आक्रमण है और उसके बाद लगभग लगभग क्या हो जाता है आपका, खत्म ही माना जाता है तुगलक वंश। कई बार पूछा जाता है तैमूर के आक्रमण के समय तुगलक वंश का शासक कौन था? तो नसरुद्दीन महमूद, नसरुद्दीन मोहम्मद ये था। खिलजी वंश के किस शासक को मलिक फिरोज खिलजी के नाम से जाना जाता है? तो ये आपके जलालुद्दीन खिलजी, ये आपने याद रखना है, ठीक है ना। संस्थापक माने जाते हैं। तो इन्हें उदार शासक या संत शासक भी कहा जाता है। और मंगोल शासक अब्दुल्ला का भी भारत में उस समय हमला होता है, ये याद रखना आप लोग। और जलालुद्दीन क्या करते हैं, अपने भतीजे अलाउद्दीन को हासिर और कड़ा का क्या करते हैं, इक़्तिदार में नियुक्त करते हैं, ये आपने याद रखना है। और कड़ा में जाके फिर क्या करते हैं, देवगिरी की लूट है। अलाउद्दीन खिलजी देवगिरी को लूटते हैं महाराष्ट्र की तरफ और बताते नहीं है किसको, जलालुद्दीन को। और उस कारण क्या होता है, जलालुद्दीन मिलने जाते हैं कड़ा में और वहीं पर अलाउद्दीन क्या करते हैं, उन्हें मार देता है और खुद शासक बन जाता है। अलाउद्दीन की खिलजी की खाद्यान्न के लिए निश्चित मूल्य बाजार प्रणाली नीति क्यों लागू की थी? उसका सबसे बड़ा रीज़न था कि ये वो शासक है जिसने स्थायी सेना को वेतन देना स्टार्ट किया, स्थायी सेना रखनी स्टार्ट की है। और वेतन देना है तो बहुत ज़रूरी है कि बाजार पर कुछ बोल सकते हैं पकड़ हो शासक की। और इसका कारण था कि ताकि महंगाई ना बढ़े, महंगाई नहीं बढ़नी चाहिए थी, ये भी याद रखना। तो क्या किया जाता है कि ये सुनिश्चित करने के लिए सैनिक कम वेतन पर ही क्या कर लें, आराम से रह सके। तो बाजार नियंत्रण प्रणाली मध्य भारत में देखी जाए तो अलाउद्दीन खिलजी की बेस्ट मानी जाती है।
और इसमें क्या होता है कि मार्केट को कई चीज़ों में बांटा जाता है, जैसे मूल्य नियंत्रण, उचित विनियमन और विभाजन किया जाता है। अलाउद्दीन खिलजी ने 3 तरीके के मुख्यतः बाजार बसाए थे। एक था आपका अनाज मंडी टाइप का, ठीक है ना, दूसरा था कपड़ों और विलासिता वाली चीज़ों के लिए, और एक था आपका गुलाम, घोड़ों और महलों के लिए। ये आपने याद रखना है। अलाउद्दीन खिलजी की अगर बात करें तो सबसे महान शासकों में से एक है आपका खिलजी वंश के। लगभग 20 साल का शासन है, 1296 से लेकर 1316 तक। कहा जाता है कि जिसका कौन था सेनापति था, मलिक कफूर, जिसे हजार दिनारी भी कहा जाता है। उसी ने क्या कर दिया था, इसे जहर दे के मार दिया था। मलिक कफूर ने ही दक्षिण भारत का अभियान चलाया था। किसका? अलाउद्दीन खिलजी का। और ये आपने याद रखना है। और पहली बार कोहिनूर जो हीरा था, जो साउथ साउथ से लेके आता है मलिक कफूर, वो गिफ्ट करता है किसको? अलाउद्दीन खिलजी को। तो पहली बार कोहिनूर का जिक्र यहीं पे देखने को मिलता है। नेक्स्ट लिखा लोधी शासक, जिसने गजे सिकंदरी, ये भूमि पैमाइश पैमाना था, तो नाम से पता लग रहा है सिकंदर लोधी। सिकंदर लोधी वो हैं जिन्होंने आगरा शहर बसाया था और दिल्ली से राजधानी कहाँ लेके आए थे? आगरा लेके आए थे। बहलोल लोधी संस्थापक हैं, फाउंडर है, ये याद रखना। अंतिम शासक हैं आपके इब्राहिम लोधी, जो बाबर के साथ लड़ेंगे और 1526 में आपका जो पानीपत का युद्ध है उसमें हार जाएंगे। और बोल सकते हैं दिल्ली सल्तनत का एकमात्र ऐसा शासक जो युद्ध भूमि में मारा गया था, वो इब्राहिम लोधी था। ठीक है, आगरा शहर बसाया था, 32 अंकों का गजे सिकंदरी, ये बता चुका हूँ। बहलोल लोधी आपके कौन है? संस्थापक हैं। पहला अफगान शासक है। पहला अफगान जो डायनेस्टी थी भारत में यही थी। दूसरी जो देखने को मिलती है वो सूर है, हुमायूं के बाद शेरशाह सूरी। इब्राहिम लोधी 1517 से 1526 बाबर से पराजित। ये आपका देखने को मिलता है लोधी वंश का साम्राज्य कहाँ तक फैला हुआ था। नेक्स्ट लगा खिलजी और तुगलक सम्राटों ने सेनानायकों को भिन्न भिन्न आकार के इलाकों के सूबेदार के रूप में नियुक्त किया था। हाँ, वही चल रहा था आपका कौन सा? गुलाम वंश से, खासकर इल्तुतमिश से, जिसने इक्तदारी सिस्टम इंट्रोड्यूस किया था। इक्तदारी सिस्टम ये होता था कि सेना को वेतन की बजाय क्या दे दें, सेना नायक जो होता है, सेनापति होता है, उसे भूमिदान बोल सकते हैं, भूमि दे दी जाए। उस भूमि से जो भी कर प्राप्त होगा उससे वो सेना का खर्चा चलाएगा और कुछ जो टैक्स होगा वो शासक को दे देगा। तो ये किया जाता था, ज़्यादातर शासक यही करते थे। और इन भूमियों को इक्ता कहा जाता था और इसके धारक को इक्तादार या मुक्ति कहा जाता। तो याद रखना कि इक्तदारी सिस्टम किसने इंट्रोड्यूस किया था? इल्तुतमिश ने। आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों सही हैं, और बी ए की क्या सही व्याख्या है। तो ये मैं बता चुका हूँ, ठीक है ना। आगे चलते हैं। खिलजी वंश के शासक ने दिल्ली में शराब पर बैन लगाने वाला शासक था अलाउद्दीन खिलजी, ये आपने याद रखना है। और मुबारक शाह उसका बेटा है, अंतिम शासक है खिलजी वंश का। ठीक है, उसके लिए एक नया विभाग खोला जाता है। देखिए, राजस्व के लिए, राजस्व को एकत्र करने के लिए एक विभाग बनाया था, दीवान ए मुस्तकराज, ये इसी की द्वारा बनाया गया, ये आपने याद रखना है। और कुलीन वर्ग की संपत्तियों को जब्त करने वाला शासक भी यही था। अगर कोई भी बड़ा फंक्शन हो रहा है घर में तो उसके लिए पहले शासक को करना, सूचित करना होता था। ये करने वाला ये शासक यही है। और सिहाबुद्दीन उमर खिलजी अगर बोला जाए तो ये आपके अलाउद्दीन खिलजी के बड़े बेटे, और उसके बाद छोटे बेटे कौन? मुबारक शाह शासक बनते हैं, ये आपने याद रखना है। कुछ सैन्य बोल सकते हैं शासकीय व्यवस्थाएं, जैसे दीवान अर्ज है, सैन्य विभाग ये बलबन के टाइम का है। दीवान रियासत और मुस्तक राज, तो रियासत है आपका बाजार नियंत्रण, और राजस्व प्रणाली ये अलाउद्दीन खिलजी की है। अमीर कोही की अगर बात करें तो कृषि विभाग है मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम का। और खैरात और बंदगन, कर्मशा दान और गुलाम विभाग है फिरोज शाह तुगलक के टाइम के। अच्छा, काल कर्मानुसार आपने शासकों को क्या करना है? सेट करना है। तो पहले तो कुतुबुद्दीन ऐबक थे, उसके बाद उनका जमाई इल्तुतमिश, उसकी बेटी रजिया, और उसके बाद नसरुद्दीन महमूद शासक बनता है, और इसके बाद बलबन बनता है शासक। बीच में कई और शासक भी आते हैं, ये आप याद रखना, तो पैटर्न बन जाएगा ये। तो यहाँ पर तो जानते हो रजिया सुल्तान पहली महिला शासिका मानी जाती है दिल्ली सल्तनत की, आप ये याद कर सकते हैं। और इल्तुतमिश ने एक 40 का ग्रुप भी बनाया था, 40 सरदारों को, जो प्रशासनिक बोल सकते हैं व्यवस्थाओं में शासक को क्या कर देता था? सलाह देता था, जिसको बाद में बलबन क्या कर देता है? ख़त्म कर देता है, क्योंकि बलबन वहीं से निकला हुआ रहता है। 40 मतलब 40 सरदारों का ग्रुप। गुलाम वंश की अगर बात करें, कुतुबुद्दीन ऐबक संस्थापक हैं, फिर उसके बाद उनका बेटा आराम शाह शासक बनता है, फिर इल्तुतमिश आराम शाह को हटाकर शासक बनता है, फिर उसके बाद उनका बेटा फिरोज शाह, उनके बाद उसकी बेटी रजिया सुल्तान 1336 से 1340 के आसपास बनती, फिर बहराम शाह, मसूद शाह, फिर नसरुद्दीन महमूद बनता है। इसको बनाने वाला शासक बलबन ही था। इसकी मृत्यु के बाद बलबन क्या कर देता है? खुद शासक बन जाता है। उसके बाद उसका पोता कैकुबाद, और अंतिम शासक है गुलाम वंश का क्यूमर्स, जिसको मार देगा कौन? आपका गाजी मलिक, ये बोल सकते हैं आपका कौन? फिरोज बोल सकते हैं जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। खिलजी खां जो थे वो किस शासक के समय मुल्तान के राज्यपाल थे? तो खिलजी खां सैयद वंश के शासक है, और उनसे पहले तुगलक वंश है, तो ये आ जाएगा आपका कौन सा? फिरोज शाह तुगलक। ठीक है ना। तो इसी के टाइम पे क्या होता है? तैमूरलंग का आक्रमण होता है, ये आपने याद रखना है। और इसी के डर से क्या करता है कि सुल्तान की उपाधि धारण नहीं करता, बल्कि रैयत आला और मसनद ए आली की उपाधि इनके द्वारा जारी की जाती है, ये आपने याद रखना है। खिलजी खां की मौत के बाद उनका बेटा मुबारक खां
शासक बनता है, जो सबसे महान शासक माना जाता है सैद वंश का। ये मुबारक शाह वही है जिसकी किताब है तारिक ए मुबारक शाही, ये आप लिख लेना, तारिक ए मुबारक शाही, मुबारक शाही। इसमें उत्तराखंड का जिक्र भी मिलता है। सिकंदर लोदी का प्रधानमंत्री द्वारा निर्मित कौन सा वो है? अलाई दरवाज़ा तो आपका अलाउद्दीन खिलजी है, तो ये तो हो ही नहीं सकता, खिलजी वंश पहले। जमात खाना मस्जिद, ये अलाउद्दीन खिलजी है। कुव्वतुल इस्लाम आपका देखें कुतुबुद्दीन ऐबक है, ये गुलाम वंश हो नहीं सकता, तो एक ही बचा मोट मस्जिद, ठीक है ना। इसका निर्माण इसके प्रधानमंत्री वजीर मियाँ भुइयां ने करवाया था, ये आपने याद रखना है। निम्न में से किस राजवंश ने तुगलक वंश से पहले शासन किया था? तुगलक वंश से पहले शासन करने वाले शासक हैं आपके खिलजी, ठीक है ना। मैं बता देता हूँ सबसे पहले कौन थे, गुलाम थे, फिर खिलजी थे, फिर तुगलक थे, फिर सैयद थे और फिर लोदी थे, 5। उसके बाद आ जाते हैं मुगल, ठीक है ना। अच्छा ठीक है, आगे चलते हैं। चलिए इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। जय हिंद, जय भारत।